शादी से 2 घंटे पहले कुछ लोगों ने मुझे अगवा कर लिया, फिर बिना मुझे हाथ लगाए घर वापस छोड़ दिया। घर वालों ने ये बात सबसे छुपाई और मुझे रुखसत कर दिया। ससुराल जाकर अपना जिस्म देखा तो मैं वहां से भागकर वापस मायके आ गई, क्योंकि मेरे जिस्म पर अगवा करने वालों ने उस रात, शादी की पहली रात, मुझसे ये गलती हुई कि जिसे मैंने अपने अब्बा की गाड़ी समझा था, वो उनकी नहीं बल्कि किसी अगवा करने वाले की गाड़ी थी। जैसे ही मैं गाड़ी में बैठी, उसने पूरी स्पीड से गाड़ी भगा दी। मेरे बाप की गाड़ी के साथ हर वक्त एक सिक्योरिटी गार्ड होता था, जिसने ये सब देखा तो अगवा करने वाले पर गोली चला दी। गाड़ी चलाने वाले ने अपना चेहरा मास्क के अंदर छुपाया हुआ था, जबकि दूसरे आदमी ने अपने मुंह पर रुमाल बांधा हुआ था। उसके हाथ में पिस्तौल था और उस आदमी ने जब देखा कि मेरा सिक्योरिटी गार्ड अंधाधुंध उन पर गोलियां बरसा रहा था, तो वो तेजी से पीछे वाली सीट पर आया। उसे अपने इतने करीब देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वो गुस्से से बिल्कुल वहशी बन चुका था। मैं उस वक्त दुल्हन के लिबास में मलबूस थी। मैंने अपनी फरमाइश पर शादी का ड्रेस बहुत खूबसूरत बनवाया था, इसीलिए उस आदमी की नजरें मेरे जिस्म के आर पार हुई, तो मैंने अपना जिस्म दुपट्टे में छुपाना चाहा, मगर नेट का जालीदार छोटा सा दुपट्टा मेरा जिस्म ना ढांप पाया और मैं अपनी किस्मत को कोसने लगी। मैं पछताने लगी थी क्यों मैंने अपनी शादी के लिए ऐसा ड्रेस तैयार करवाया था, लेकिन मैंने ये ड्रेस अपने होने वाले शौहर की फरमाइश पर बनवाया था। मगर मुझे क्या मालूम था कि शौहर की फरमाइश पूरी करते करते आज मेरे साथ ये सब हो जाएगा। मेरा ये रूप शौहर से पहले ये मनहूस लोग देखेंगे। मैं अपनी बेबसी पर रोने लगी। मैंने अपना जिस्म अपनी बाहों में छुपाने की बहुत कोशिश की, और इसके बाद जैसे मुझे होश नहीं रहा। मेरी आंख खुली तो मैं एक अंधेरे कमरे में थी, जहाँ कोई सामान नहीं था, बस एक सोफा था जिस पर मैं रस्सियों से बंधी हुई थी और रो रही थी। मैंने अपना पूरा जोर लगाया और खुद को उन रस्सियों से आज़ाद कराना चाहा, मगर मैं नाकाम हो गई। मैं कमज़ोर सी एक लड़की थी और ये रस्सी बहुत मजबूत थी। मैं अपने वालिदैन को याद करके रो पड़ी। अगर वो मुझे इस हालत में देख लेते तो यकीनन मेरी हालत देख बेहोश हो जाते। मेरा नाम रमशा था और मैं अपने वालिदैन की इकलौती बेटी थी, इसीलिए मैं उनकी बहुत लाडली थी। जो भी फरमाइश मुंह से निकालती थी उसे मेरे वालिदैन फौरन पूरा कर दिया करते थे। मैंने हमेशा अच्छे स्कूल में पढ़ाई की थी। मेरे वालिदैन की ख्वाहिश थी कि मैं पढ़ लिख कर खूब नाम कमाऊँ। मैंने भी अपने वालिदैन की इस ख्वाहिश का एहतराम किया, मगर जब मैंने पढ़ाई मुकम्मल कर ली तो एक बात पर अपने वालिदैन से लड़ पड़ी। दरअसल मैं कॉलेज के दिनों से अपनी दोस्त फरवा के भाई अली को बेहद पसंद करती थी। फरवा मेरी इकलौती दोस्त थी, वो मेरे घर के करीब ही रहती थी। इत्तेफाक से हम दोनों एक ही स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ते रहे थे, इसीलिए पहले दिन से हमारी दोस्ती हो गई, जो कि वक्त के साथ साथ और मजबूत हो गई। मेरे अब्बू वकील थे, जबकि फरवा के अब्बू एक जागीरदार थे। वो शहर में अपने बच्चों की पढ़ाई के सिलसिले में रहते थे, मगर उनका आबाई घर गांव में ही था। फरवा का भाई अली मुझसे पूरे 5 साल बड़ा था, मगर उम्रों के इस फर्क के बावजूद मैं उसे बेपनाह चाहती थी। अली तालीम याफ्ता था, मगर उसने कोई जॉब करने के बजाय अपनी जागीरदारी संभाल ली। वो गांव में मौजूद अपनी ज़मीनें संभालने लगा। अली के वालिदैन बहुत खुश थे, क्योंकि ज़मीनों वालों के लिए सबसे बड़ी दौलत ही उनकी ज़मीन होती है, जिसे वो अपनी जान से बढ़कर प्यार करते हैं। अली ने बिन कहे उनकी ख्वाहिश पूरी कर दी थी। मैं भी खुश थी, क्योंकि मुझे इस बात से फ़र्क ही नहीं पड़ता था कि अली का क्या काम है। मैं तो बस उसे दीवानावार चाहती थी, और ये बात फरवा की वजह से अली भी जानता था, मगर उसने ये बात मुझ पर कभी जाहिर नहीं होने दी थी। दरअसल अली कुछ मगरूर और खामोश सा खड़ा था। कुछ लोगों को अली की यह बात नागवार गुजरती थी। शायद उसको लगता था कि अली बहुत पैसे वाला था, उसके पास बहुत सी ताकत थी, इसीलिए वो लोगों को कोई अहमियत नहीं देता। मगर मैं जानती थी कि अली ऐसा नहीं था। वो बहुत नर्म मिजाज था, मगर बाहर से सख्त नजर आता था। फरवा की दोस्त होने की वजह से मैं अक्सर उनके घर चली जाती थी। मेरा कोई बहन भाई नहीं था, अकलौतेपन का यही तो नुकसान था, इसीलिए मैं वक्त ब वक्त फरवा के घर आ जाती थी। मेरे अब्बू सारा दिन अपने काम में बिजी रहते थे, जबकि अम्मी को घर के कामों से फुर्सत नहीं मिलती थी। फरवा की 4 बहनें थी, जबकि अली उनका अकलौता भाई था। मैं जब भी उनके घर जाती थी, वो सब बहन भाई खूब हंसी मजाक कर रहे होते थे, इसीलिए मैं भी उनके साथ शामिल हो जाती थी। मुझे उनके साथ वक्त गुजारना अच्छा लगता था। वो भी मुझे फरवा की दोस्त समझने के बजाय अपने घर का फर्द ही समझते थे। फरवा के घर वाले जानते थे कि मैं अली को पसंद करती थी। उन्हें भी मैं अली की बीवी के रूप में पसंद थी, मगर वो लोग मेरी पढ़ाई खत्म होने का इंतजार कर रहे थे। फिर जैसे ही मेरी पढ़ाई खत्म हुई, फरवा के घर वालों ने मुझसे अकेले में बात की और कहा कि हम तुम्हारे घर अली का रिश्ता लाना चाहते हैं। मैं ये सुनकर शर्मा गई, क्योंकि मैं एक मशरकी लड़की थी, मगर यही तो मैं चाहती थी, मगर जबान पर न ला पाती थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरी यह ख्वाहिश इतनी जल्दी पूरी हो चुकी थी, मगर मैं नहीं जानती थी कि मुझे मेरा प्यार इतनी आसानी से नहीं मिलने वाला था।
जब मैं घर आई तो मैंने अपने वालिदैन से इस बात का जिक्र किया, क्योंकि मैं चाहती थी कि फरवा के वालिदैन घर आकर मेरे वालिदैन से बात करें। फरवा के घर वाले इस रिश्ते के लिए बहुत खुश थे, इसीलिए अगले ही दिन बिना मुझे बताए मेरे घर मिठाइयाँ लेकर आ गए। उस दिन मैं अपनी अम्मी के साथ अपनी खाला के घर गई हुई थी। फरवा मुझे सरप्राइज देना चाहती थी, इसीलिए उसने भी मुझे कॉल करके ये बात नहीं बताई। उस दिन जब फरवा के घर वाले हमारे घर आए तो वहाँ सिर्फ अब्बू ही थे। अब्बू मेरी दोस्त फरवा को जानते थे, इसीलिए उन्होंने उसके घर वालों के साथ खुश इखलाकी से बात की। मगर जब उन्होंने अपने बेटे अली के लिए मेरा रिश्ता मांगा तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया और कहा कि वो अपनी बेटी का रिश्ता अभी नहीं करना चाहते। उस दिन फरवा के घर वाले हैरान और परेशान वापस आ गए। मैं अगले दिन घर आई तो ये बात फरवा ने मुझे कॉल करके बताई। अबू उस वक्त घर पर नहीं थे, इसीलिए मैं फौरन फरवा के घर चली गई। फरवा का घर नज़दीक ही था। जैसे ही मैं फरवा के घर गई वो सब के सब मुझसे खफा थे, क्योंकि उन्होंने मेरी मर्जी मालूम की थी और बाद में मेरा रिश्ता लेकर गए थे। उन्हें लगा कि शायद मैंने अपने वालिदैन से इस सिलसिले में बात कर ली होगी, मगर जब मैंने उन्हें बताया कि मैंने तो अभी तक अपने वालिदैन से ये बात नहीं की थी तो उन्होंने अपना सर पकड़ लिया, क्योंकि वो सब मेरी बात समझ गए थे। मगर फरवा का भाई अली बहुत गुस्से में था। उसे ये बात हजम नहीं हो रही थी कि इतने बड़े और पढ़े लिखे लड़के को किसी ने इनकार कर दिया था। वो बहुत गुस्से में था। उसने तो फरवा को भी मना कर दिया था कि आइंदा वो मुझसे ना मिले। ये सुनकर मैं परेशान हो गई। मैं अली के बगैर नहीं रह सकती थी, इसीलिए मैं रोती हुई घर आ गई। अम्मी ने मुझे यूँ रोते हुए देखा तो परेशान हो गई। अरे बेटा, क्या हुआ है, तुम रो क्यों रही हो? अम्मी ने मुझे यूँ रोते हुए देखा तो मज़ीद परेशान हो गई। मैंने अम्मी के गले लगकर और उनसे पूछा कि अब्बू ने रात को आपसे कोई बात की थी? मैंने अम्मी से पूछा तो अम्मी ने साफ इनकार कर दिया। अम्मी ने कहा कि तुम्हारे बाप ने मुझसे कोई बात नहीं की थी, मगर तुम बताओ कि आखिर वो क्या बात है जिसकी वजह से तुम रो रही हो। अम्मी की यह बात सुनकर मैंने उन्हें सारी बात बता दी। ये सुनकर अम्मी भी परेशान हो गई। अम्मी ने मुझसे कहा कि तुम फिक्र मत करो, आज तुम्हारे अब्बू घर आएंगे तो मैं खुद उनसे बात करूंगी। तुम रोना धोना बंद कर दो और आराम करो। अम्मी ये कहकर अपने कमरे में चली गईं, जबकि मैं वहीं सोफे पर बैठकर अब्बू के घर आने का इंतजार करने लगी, क्योंकि मुझसे सब्र नहीं हो रहा। मैं चाहती थी कि अब्बू जैसे ही घर आए मैं उनसे फौरन कह दूं कि अब्बू मैं अली से बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज़ इस रिश्ते के लिए हाँ कह दें। मगर अब्बू ने घर आने में देर लगा दी थी। रोज़ जल्दी घर आ जाते थे। खैर उस दिन अब्बू बहुत देर से घर आए थे। मैं उनके इंतज़ार में जाग रही थी, इसीलिए जैसे ही अब्बू घर आए मैंने तेज़ी से आगे बढ़ी और उनसे पूछा, अब्बू मेरी दोस्त फरवा के घर वाले आपके पास आए थे, आपने उन्हें इनकार क्यों कर दिया? अब्बू मुझे हैरानी से देखने लगे, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि मैंने आते ही उनसे ये सवाल क्यों पूछ लिया था। अब्बू उस दिन बहुत परेशान थे। ये बात मैंने नोट की थी, मगर मैं अली की मोहब्बत में पागल हो चुकी थी, इसीलिए मैंने ये बात नज़रअंदाज कर दी। अब्बू ने मुझसे कहा कि देखो बेटा, मैं इस वक्त दफ्तर से थका हारा आया हूँ और मुझे एक केस को लेकर बहुत ज़्यादा परेशानी भी है, इसीलिए हम इस पर बाद में बात करेंगे। मगर मेरे लिए ये ज़िंदगी और मौत का मसला था, क्योंकि अली मुझसे नाराज़ था और मैं उसे खुद से दूर जाता हुआ नहीं देख सकती थी। इसलिए मैं अब्बू से ज़िद करने लगी। मैंने अब्बू से कहा कि मुझे नहीं पता आप क्यों परेशान हैं, मुझे बस ये पता है कि मैं फरवा के भाई अली से बहुत प्यार करती हूँ और उसी से शादी करूँगी। आप उसके घर वालों को कॉल करके इस रिश्ते के लिए हाँ कर दें। मैंने पहली बार अब्बू के सामने ऊंची आवाज़ में बात की थी। मैंने दो टोक अंदाज में ये बात अब्बू को बता दी थी, इसीलिए अब्बू ने जब मेरी बात सुनी तो उन्हें गुस्सा आ गया। उन्होंने मुझे एक थप्पड़ दे मारा और कहा, तुम कब से इतनी खुदसर हो गई हो? क्या हमारी मोहब्बत के सिला तुम इस तरह देना चाहती हो? तुम्हें अपने बाप से ज़्यादा उस गैर लड़के की इतनी परवाह है? जब मैंने कह दिया कि हम इस पर बाद में बात करेंगे तो तुम जिद क्यों कर रही हो? अब्बू ने मुझसे बहुत गुस्सा किया। अम्मी अब्बू की आवाज़ सुनकर कमरे में आई और कहने लगी, क्या बात हो गई है, आप दोनों इस तरह क्यों लड़ रहे हैं? अम्मी की बात सुनकर मैंने उनके गले लगकर रोने लगी और उनसे कहा कि मुझे अब्बू ने पहली बार थप्पड़ मारा है और ये बात मैं कभी नहीं भूलूंगी। ये कहकर मैंने अब्बू को नाराज़ नज़रों से देखा और फिर अपने कमरे में आ गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि अब्बू कभी मुझे थप्पड़ भी मारेंगे। उन्होंने आज तक मुझसे ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं की थी। मैं कमरे में आकर रोने लगी, मगर अब्बू ने मुझे मनाने की भी कोशिश नहीं की। मैं उस रात समझ गई कि अब्बू कभी इस रिश्ते के लिए राज़ी नहीं होंगे। यूँ मेरी सारी रात सोच सोच कर परेशान होती रही और मैंने सोच लिया था कि अगर अब्बू ने अली के रिश्ते के लिए हाँ नहीं की तो मैं उनकी मर्ज़ी के बगैर ही शादी कर लूँगी, क्योंकि मैं अली से बहुत प्यार करती थी। मगर सब होते ही अम्मी नाश्ते के लिए मुझे जगाने आई। मैंने उनसे कह दिया कि तब तक कुछ नहीं खाऊंगी जब तक अब्बू इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं कह देते। ये सुनकर अम्मी ने मुझसे कहा, देखो बेटा, शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है, ये ज़िंदगी भर का फैसला है, इसीलिए जल्दबाजी मत करो। तुम्हारे अब्बू बड़े हैं, उन्होंने दुनिया देखी है, इसीलिए उन्होंने इस रिश्ते के लिए कुछ सोच समझ कर ही फैसला किया होगा। अम्मी की यह बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई, क्योंकि मुझे लगा था कि अम्मी इस सिलसिले में मेरा साथ देंगी,
मगर उन्होंने तो अपने शौहर की हिमायत की और साफ कह दी कि तुम्हारे अब्बू का फैसला तुम्हारे हक में बेहतर है। अम्मी की यह बात सुनकर मैंने उनसे कहा, अम्मी आपको अपने शौहर का साथ देना है तो ज़रूर दें, मगर मैं आपको साफ बता रही हूँ, अगर मेरी शादी अली से नहीं हुई तो मैं किसी और से शादी नहीं करूँगी। आप ये बात अब्बू को भी बता दें। ये सुनकर अम्मी मुझे हैरानी से देखने लगी। शायद उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि मैं अली के प्यार में इतना आगे बढ़ चुकी होंगी। इसीलिए अम्मी ने मुझसे कहा, देखो बेटा, ऐसे नहीं कहते, तुम इस दुनिया को नहीं जानती। हो सकता है तुम्हारे अब्बू ने अली में कोई खराबी देखी हो। ये सुनकर मैं गुस्से में आ गई। ठीक है, आप अब्बू से कह दें कि उन्हें अली किस लिए अच्छा नहीं लगा, इसमें क्या खराबी है। अगर उनकी बात में दम हुआ तो मैंने उनकी बात मान लूंगी। मैंने बुरे दिल के साथ कहा, मुझे नहीं पता था कि अब्बू ये सब बातें मेरे कमरे के बाहर खड़े सुन रहे हैं। इसलिए वो मेरी बात सुनकर अंदर आकर मेरे सर पर हाथ रखकर कहने लगे, तुम मेरी बहुत प्यारी बेटी हो, मगर कल तुमने मुझसे बहुत बदतमीजी से बात की थी, इसीलिए मुझे गुस्सा आ गया और मैंने तुम्हें थप्पड़ दे मारा। इसके लिए मुझे माफ़ कर दो। अब्बू ने मेरे सामने हाथ जोड़े तो मैं रो पड़ी, क्योंकि अब मुझे अपनी बदतमीजी पर बहुत अफसोस हो रहा था। तभी अब्बू कहने लगे, अली में कोई ख़राबी नहीं है। असल में वो लोग गांव से ताल्लुक़ रखते हैं और जब उन सब की तालीम मुकम्मल हो जाएगी तो वो वापस अपने गांव चले जाएंगे। मैं नहीं चाहता कि तुम हम सब से इतनी दूर चली जाओ। तुम शहर की पली बड़ी लड़की हो, गांव की ज़िंदगी में तुम्हारा दम घुटने लगेगा। बेशक उन लोगों के पास ज़मीनी जायदादें हैं, मगर शहर जैसी ज़िंदगी तुमको नहीं मिलेगी। देखो, मैं तुम पर अपनी मर्जी मुसल्लत नहीं करूँगा, क्योंकि तुम हमारी इकलौती बेटी हो, मगर तुम अली से इतना प्यार करती हो और उससे शादी करना चाहती हो तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। तुम उसके घर वालों को कह दो मुझे ये रिश्ता मंजूर है। ये कहकर अब्बू दफ्तर चले गए और मैं खुशी से फरवा के घर भागी, क्योंकि मैं उनको ये खुशखबरी सुनाना चाहती थी कि अब्बू ने इस रिश्ते के लिए हाँ कह दी है। मगर ये सुनकर फरवा के भाई का मूड ख़राब हो गया। वो कहने लगा, तुम्हारे अब्बू को हाँ ही कहनी थी तो पहले कह देते, उन्होंने घर आए मेहमानों की बेइज्जती कर दी। शायद उसे अच्छा नहीं लगा कि पहले अब्बू ने इनकार कर दिया और अब अब्बू हाँ कह रहे हैं। मैंने अली को बहुत समझाने की कोशिश की, मगर वो गुस्से से बाहर चला गया। उसकी बहनों ने मुझसे कहा कि तुम फिक्र मत करो, हम इसे मना लेंगे, मगर कई दिनों तक अली इस बात को लेकर नाराज़ फिरता रहा। इधर अब्बू भी इंतज़ार में थे कि कब फरवा के घर वाले दोबारा रिश्ते के लिए आएंगे, मगर अली ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि अगर तुम्हारे अब्बू को तुम्हारी खुशी इतनी प्यारी है तो वो खुद चल कर हमारे घर आए, क्योंकि हम तो एक बार तुम्हारे घर जा चुके हैं। ये सुनकर मैं रोने लगी, क्योंकि मैं जानती थी कि अब्बू मर जाएंगे मगर उनके घर नहीं जाएंगे। मैं ये सोच सोच कर परेशान हो रही थी कि अब क्या होगा। इधर अली गुस्से में था, उधर मेरे अब्बू चुपचाप बैठे थे। मैंने खाना पीना बंद कर दिया, क्योंकि मैं जानती थी कि यह रिश्ता कभी नहीं हो पाएगा। मगर अब्बू एक दिन अम्मी को साथ लेकर फरवा के घर चले गए। अपने रवैये की माफ़ी मांगी और कहा कि आप लोग शादी की तारीख रखने घर आ जाएं। उस दिन अली भी घर पर था। अब्बू ने उसे आगे बढ़कर गले से लगा लिया तो वो मान गया। मैंने ये सुना तो मैं अब्बू के गले लग गई। मुझे अब्बू से इस बात की तवक्को नहीं थी, मगर सच यही था कि अब्बू मुझसे बहुत प्यार करते थे। तभी वो मेरी खुशी की खातिर खुद चलकर मेरे ससुराल गए और उन्हें इस शादी के लिए मना लिया। यूँ मेरे ससुराल वालों ने शादी की तारीख रख दी और मेरी अली के साथ शादी तय पा गई। मैं बहुत खुश थी, इसीलिए अपनी शादी के लिए बहुत अच्छा सा ड्रेस बनवाया और आज मैं इस महंगे तरीन पार्लर में तैयार होने आई थी। मैं खुश थी, क्योंकि आज तक मैंने जो चाहा वो पा लिया था, मगर मैं नहीं जानती थी कि आज मेरे साथ ऐसा हादसा होने वाला था जो मेरी ज़िंदगी यकदम तब्दील कर देगा। पार्लर वाली रात मुझसे ये गलती हुई थी कि जिसे मैंने अपने अब्बा की गाड़ी समझी वो उनकी नहीं बल्कि किसी किडनैप करने वाले की गाड़ी थी। जैसे ही मैं गाड़ी में बैठी उसने तेज़ी से गाड़ी चला दी। ये देखकर मैं बेहोश हो गई। दोबारा मेरी आंख खुली तो मैं एक अंधेरे कमरे में थी, जहाँ कोई सामान नहीं था, बस एक सोफ़ा था जिस पर मैं रस्सियों से बंधी बैठी थी और रो रही थी। मैंने अपना पूरा जोर लगाया और ख़ुद को उन रस्सियों से आज़ाद कराना चाहा, मगर मैं नाकाम हो गई। मुझे इस कमरे में थोड़ी देर गुजरी थी कि अचानक 2 बंदे आए और मुझे बाहर ले आए। उन्होंने मुझे गाड़ी में बिठाया और मेरी आंखों पर कस कर पट्टी बांध दी। मुझे नहीं पता था कि वो मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं। मैं बस दुआ कर रही थी कि वो मुझे मेरे घर छोड़ दें, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरे घर वाले बहुत परेशान होंगे, क्योंकि अभी कुछ ही देर में मेरी बारात आने वाली थी। अगर उन्हें पता चल गया कि मुझे किसी ने अगवा कर लिया है तो मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूँगी। मैं एक लड़की थी, मैं चाहे फिर लाख सफाइयाँ भी देती, मगर कोई यकीन ना करता और लोगों की ज़बानें बंद करवाना नामुमकिन हो जाता। इसीलिए मैं रो रही थी, दुआएं कर रही थी। कुछ देर बाद गाड़ी रुकी और उन्होंने मुझे बाहर फेंक दिया और गाड़ी भगा कर ले गए। मैंने आंखों से पट्टी हटाई तो सामने देखा ये मेरा घर ही था, जो बहुत सजा हुआ था। मैंने रो रो कर अपना मेकअप ख़राब कर लिया था, इसीलिए मैंने घूंघट गिराया, घर के अंदर चली गई। सब लोग समझे कि दुल्हन पार्लर से तैयार होकर आ चुकी थी, मगर मैं तो अगवाकारों के हाथों बर्बाद होकर आ रही थी। मेरे वालिदैन ये बात जानते थे, क्योंकि उन्हें पार्लर वालों ने सब कुछ बता दिया था।
میں نے انہیں ساری بات بتا دی۔ امی کا رنگ فق ہو گیا۔ اسی وقت ڈھول کی آواز آنے لگی اور بارات آ گئی۔ امی نے جلدی جلدی سے میرا میک اپ کیا اور کسی کو کچھ بتائے بنا مجھے سجا سوار کر پھر سے پیڑے پر بٹھا دیا۔ بارات آئی، نکاح کی رسم شروع ہو گئی۔ مولوی صاحب نے پوچھا تم کو علی رحمان 10 لاکھ روپے حق مہر قبول ہے؟ میری آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ ابو نے میرے سر پر ہاتھ رکھا تو میں نے اپنا سر ہلایا۔ مولوی بولا بھائی صاحب آپ تسلی رکھیں، مجھے لڑکی سے کھل کر پوچھ لینے دیں۔ 3 بار مولوی صاحب نے پوچھا تو میں نے اپنا سر ہلا دیا۔ میرے دستخط کرتے کرتے ہی لوگ مبارکباد دینے لگے۔ باراتیوں کو کھانا کھلایا گیا جس کا انتظام ابا نے اپنی حیثیت سے بڑھ کر کیا تھا۔ ان لوگوں نے بھی ابا کی ہر چیز کو سراہا اور اتنی عزت دینے پر شکریہ ادا کیا۔ اور پھر میں علی کی دلہن بن کر اس کے گھر آ گئی۔ میری نندوں نے مجھے میرے کمرے میں بٹھایا اور علی کے آنے تک میرے ساتھ ہنسی مذاق کرنے لگی، مگر میں ان کا ساتھ نہیں دے پائی تھی کیونکہ میں یہ سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ مجھے کس نے اغوا کیا تھا اور کیوں مجھے اتنی آسانی کے ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ انہوں نے مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا، مگر میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ بات اپنے شوہر کو بتاؤں یا نہیں، کیونکہ رخصتی کے وقت میرے والدین نے مجھے منع کیا تھا کہ میں یہ بات کسی کو نہ بتاؤں کہ مجھے شادی کی رات کسی نے اغوا کر لیا تھا اور پھر خود ہی چھوڑ گئے۔ اس رات علی کمرے میں آیا تو اس نے مجھ سے کہا یہ دلہن والا بھاری لباس اتار دو۔ میں واش روم میں آئی تو جو ہی میں نے لہنگا اتارنے کے لیے پلٹا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ میں فوراً تیزی سے باہر نکلی اور علی سے گاڑی کی چابی مانگی۔ اس نے چابی پکڑائی تو میں باہر گیراج میں آئی، گاڑی سٹارٹ کی اور اندھا دھند بھگا دی۔ میں جانتی تھی کہ شادی والا گھر ہے، ان کے لیے بھی عزت بے عزتی کا مسئلہ بن جائے گا، مگر اس وقت جو مجھ پر بیت رہی تھی میں بڑی سے بڑی چٹان سے بھی ٹکرا سکتی تھی۔ علی بھی میرے پیچھے ہی دوسری گاڑی لے کر نکل آیا تھا اور میرے پیچھے ہی گاڑی کا لگاتار ہارن دے رہا تھا۔ ہم دونوں وہاں پہنچے تو وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ 2 آدمی ابو کو گھیرے ہوئے تھے، ان کے ہاتھ میں پستول تھے۔ وہ میرے ابو کو مارنا چاہتے تھے، مگر شکر ہے کہ اس رات علی کے پاس پستول تھا۔ علی نے ان دونوں کی ٹانگوں پر نشانہ باندھا تھا۔ وہ دونوں زخمی ہو کر بری طرح گھبرا چکے تھے۔ میرے باپ کی جان بچ گئی تھی۔ سب لوگ حیران تھے کہ مجھے اس بات کا کیسے پتہ چلا۔ میں نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی سوائے اپنے ابو کے۔ میں نے ان سے کہا کہ اغوا کرنے والوں نے میرے لہنگے کے ساتھ ایک کاغذ چسپاں کر دیا تھا، اس پر لکھا تھا کہ تمہاری بیٹی کی رخصتی کے بعد ہم تمہیں مارنے آئیں گے، اس لیے جیسے ہی میں نے یہ کاغذ پڑھا میں آپ کے پاس بھاگ کر آئی۔ تب ابو نے مجھے بتایا کہ میں ایک آدمی کا کیس لڑ رہا تھا، میری مخالف پارٹی نے مجھ پر جان لیوا حملہ کروا دیا کیونکہ میں وہ کیس جیتنے والا تھا۔ وہ مجھ سے بدلہ لینا چاہتا تھا، اسی لیے اس آدمی نے بدلے کے طور پر تمہیں اغوا کر لیا اور تمہارے لہنگے سے کاغذ چسپاں کر دیا اور پھر واپس چھوڑ دیا، لیکن تم نے میری جان بچا لی۔ ابو کی یہ بات سن کر میں رو پڑی، کیونکہ ابو مجھ سے جتنا پیار کرتے تھے میں بھی ان سے اتنا ہی پیار کرتی تھی۔ اس بات کا احساس مجھے آج ہوا تھا۔ ابو نے آگے بڑھ کر مجھے اور علی کو گلے لگا لیا۔ انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے درست داماد کا انتخاب کیا تھا۔